अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। आज हम केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 18 सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले या उसकी डेफिनेशंस की तरफ आने से पहले मैं आपको कुछ रिमाइंड करवाती हूँ। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में एसिड और बेस के बारे में पढ़ा और ये भी पढ़ा कि जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं इस रिएक्शन को। इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है उसमें हमें साल्ट मिलता है। सिंपल सी एग्जांपल, जैसे हमने कहा सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें साल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे ये रिएक्शन देखिए, मोस्ट कॉमन रिएक्शन, आप इससे पहले इस रिएक्शन को बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं और ये तो रिएक्शन आपकी फिंगर टिप्स पे है। क्या कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, एक एसिड HCl के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। अब यहाँ पे ये जो सोडियम क्लोराइड है ये एक्चुअली क्या है, ये हमारा साल्ट है। अब ये तो मैटर है जो हम लेबोरेटरी में करते हैं, लेकिन साल्ट तो नेचुरली भी प्रेजेंट होते हैं। आप अपने घरों में जैसे साल्ट यूज करते हैं वो एक्चुअली क्या है, वो सोडियम क्लोराइड है, कॉमन साल्ट जिसको हम बोलते हैं। ये सोडियम क्लोराइड वही कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट है जो हमारे घरों में यूज होता है। इसके अलावा जो डेली लाइफ में और यूज होने वाले साल्ट हैं वो भी आपको बताती हूँ, क्योंकि सोडियम क्लोराइड से तो आप बहुत फेमिलियर हैं। इसके अलावा देखें आप बेकिंग सोडा जो बेकिंग प्रोडक्ट में यूज होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये भी एक साल्ट है। एक और एग्जांपल आपको दे देती हूँ, पोटाशियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स के तौर पे यूज होता है, तो ये भी एक साल्ट है। अगर एक और एग्जांपल आपको दूं तो कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको लाइमस्टोन या सिंपल वर्ड में चाक बोलते हैं, तो ये भी एक साल्ट है। तो एक्चुअली ये जो साल्ट हैं ये आपकी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज हो रहे हैं। इस चैप्टर को पढ़ने का मकसद भी है कि आप इन साल्ट से फेमिलियर हों, देखें साल्ट की डेफिनेशन क्या है, किस तरीके से साल्ट बनते हैं, कौन से आयन उसमें किस तरीके से अरेंज होके हमें एक प्रॉपर इसका स्ट्रक्चर देते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में हमने देखना है कि जो साल्ट्स हैं वो सॉल्युबल हैं या इनसॉल्युबल, इनकी सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे। और सॉल्युबिलिटी किस में चेक करेंगे, वाटर में सॉल्युबल है या किसी और कंपाउंड में ये सॉल्युबल होते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आते हैं अपने चैप्टर की तरफ। इसमें कुछ डेफिनेशंस देखते हैं कि साल्ट एक्चुअली है क्या है। सबसे पहला टॉपिक जो यहाँ पे डिस्कस किया गया है, अरेंजमेंट ऑफ आयन इन साल्ट। अब जैसे कि आपको चैप्टर के स्टार्ट में मैंने कहा कि कोई भी साल्ट बन रहा है जो हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं वो बेस और एसिड के रिएक्शन से बनता है। अब इसमें से आयन्स कहाँ से आते हैं, एसिड और बेस एक्चुअली अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को देते हैं। वो आयन जो है साल्ट की फॉर्मेशन का कॉज बनते हैं। तो यहाँ पे देखें, पहली बात यही की गई है, व्हेन एसिड न्यूट्रलाइज बेसिस और अल्कलीज साल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड। एग्जाम्पल भी जैसे दी गई है, सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा और साथ में वाटर। अब यहाँ पे ये जो छोटा सा लिखा गया AQ का मतलब होता है एक्वा सोल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी एक्वा सोल्यूशन लिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी एक्वा सोल्यूशन। एक्वा सोल्यूशन क्या, जो पानी में हल होते हैं। तो यहाँ पे हमें NaCl मिल जाएगा। तो ये कॉमन न्यूट्रलाइजेशन की एग्जाम्पल दी गई है और इस न्यूट्रलाइजेशन का या इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो हमें साल्ट मिलता है। अब साल्ट की डेफिनेशन क्या है, देखें, अ साल्ट इज द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, यहाँ पे एग्जांपल देखें, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम कहते हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव। तो यही बात की गई ना कि साल्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। These oppositely charged ions are then bounded together by electrostatic force of attraction। अब जब साल्ट बन रहा है तो इसमें ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है एक दूसरे के साथ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू ही बाउंड करेंगे, जिसकी वजह से ये इनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बन जाता है। अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के दरमियान जो स्ट्रेंथ है वो दो बातों पे डिपेंड करती है। कौन कौन सी बातें हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस अट्रैक्शन डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस ये इसका पहला फैक्टर है और दूसरा क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द आयन। तो किसी भी साल्ट के जो अट्रैक्शन है, साल्ट की पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो दो बातों पे डिपेंड कर रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। अब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस से क्या मुराद है, हमने कहा कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की मैग्नीट्यूड मतलब उसके ऊपर चार्ज कितना है, कितना ये पॉजिटिव है और ये कितना नेगेटिव है। तो दोनों का पॉजिटिव और नेगेटिविटी का जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी इसकी ये मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी और जितनी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी उतनी इसके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होगी। और दूसरी बात जो की गई है, डिस्टेंस बिटवीन द आयन। अब यहाँ पे ये जो साल्ट का हम कह रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड है, आयन्स आते हैं एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में आके अरेंज होते हैं। तो आयन्स जब अरेंज हो रहे हैं तो उन आयन्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है। अगर तो ये डिस्टेंस थोड़ा है तो हमारी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी और अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए,
आयंस एक दूसरे से फार अपार्ट चले जाएं, दूर दूर चले जाएं, तो इनके दरमियान की फोर्सेस भी वीक हो जाएंगी जी। उसके बाद बात की गई है क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्यों बात की गई है? हमें पता है कि जो साल्ट्स हैं वो आयनिक कंपाउंड है। जितने आयनिक कंपाउंड हैं वो अपने आप को एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री या 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में अरेंज करते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। अब यहाँ पे देखें आप इसकी डेफिनेशन, दीज ऑपोजिटली चार्ज आयन देन अरेंज देमसेल्फ इन अ रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न। यहाँ पे बात की गई है रेगुलर एंड रिपीटिंग, कि एक जो पैटर्न है वो रेगुलर होगा, कि उसमें कहीं पे भी कोई आयन आगे पीछे नहीं होगा, और रिपीटिंग पैटर्न के उस पैटर्न को वो बार बार रिपीट करेंगे टू गिव अ 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर कॉल्ड अ क्रिस्टल लैटिस। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। द प्रॉपर्टीज शोन बाय द आयनिक कंपाउंड्स आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ऑर्डर स्ट्रक्चर। अब जितने भी आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, और उस सारी प्रॉपर्टीज इस क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर की वजह से होती है। Under ordinary condition of temperature and pressure, ionic compound exist as the crystalline solid। तो जितने भी ionic compound है वो mostly crystalline solid की फॉर्म में exist करते हैं। अब यहाँ पे अगर crystalline solid की बात की गई है तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बता देती हूँ। हमने solids के बारे में बात की थी। एक होते हैं crystalline solid, वो crystalline solid जिसमें आयंस जो है स्पेसिफिक अरेंजमेंट में, या हम कह दें कि क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं या 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट शो करते हैं, उसको हम बोलते हैं crystalline solid। इसके अगेंस्ट हमने एक और बात की थी जिसको हम बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड वो होते हैं कि जिसमें कोई भी स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं होती है। सॉलिड फॉर्म में वो जरूर होंगे लेकिन वहां पे कोई क्रिस्टल लैटिस नहीं बनता या उनका 3 डायमेंशनल नेटवर्क नहीं होता। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे साल्ट की बात कर रहे हैं तो जो मोस्टली साल्ट हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में होंगे, जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट से अरेंज होंगे। अब हम बात कर रहे हैं क्रिस्टल लैटिस की, तो यहाँ पे ये डायग्राम जो है ये सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर शो किया गया है। इसमें देखें यहाँ पे ये जो क्लोराइड आयन ऑरेंज कलर में और बिगर इन साइज हैं, जबकि सोडियम ग्रीन कलर में शो किए गए स्मॉलर इन साइज है। ये जो है वो एक रेगुलर पैटर्न के साथ अरेंज है। यहाँ पे देखें तो ये एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है। इस क्यूबिक स्ट्रक्चर के जो कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स क्लोरीन ने ऑक्यूपाई किए हुए हैं, जबकि ये जो इसकी फेसेस हैं, एजेस हैं, यहाँ पे ये देखें ये एज है इसका, एक ये एज है। इन एज के सेंटर में यहाँ पे ये सोडियम आयन अरेंज है। तो सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें देखें कि हर क्लोराइड आयन उसको सोडियम ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, और अगर हम सोडियम आयन को देखें तो हर सोडियम आयन के इर्द गिर्द उसको क्लोराइड आयन ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो ये एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं क्रिस्टल लैटिस। इसके अलावा यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड है इसको हम इस स्ट्रक्चर को फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। यहाँ पे भी दिया गया है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर क्यों कहा गया है? यहाँ पे इसका पैटर्न ही इस तरीके से है कि यहाँ पे अगर देखें हम अपने इस सॉलिड की या क्यूब की पहली फेस देखें तो यहाँ पे क्लोरीन की अरेंजमेंट है, सेंटर में भी यहाँ पे ये क्लोरीन है, जबकि उसके दरमियान में सोडियम आयंस अरेंज है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो अब यहाँ पे इस टॉपिक में पूछे जाने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, या क्रिस्टल लैटिस क्या है, या इसमें आपसे सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लैटिस के स्ट्रक्चर में पूछ ली जाएगी कि हर सोडियम आयन को कितने क्लोराइड आयन ऑक्यूपाई करते हैं, या हर क्लोराइड आयन को कितने सोडियम आयन ऑक्यूपाई करते हैं। तो इसका आंसर भी यहाँ पे दिया गया है कि इन NaCl ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन एंड ईच क्लोराइड आयन इज टर्न सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयन। तो हर क्लोरीन को 6 सोडियम ने और हर सोडियम को 6 क्लोराइन ने ऑक्यूपाई करना है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर क्यों है। और एक जो बात हमने की थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आयंस के दरमियान की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है जी स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे जो टॉपिक है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे। आयनिक कंपाउंड के बारे में हमने पढ़ा कि आयनिक कंपाउंड पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से बनते हैं। सेकेंड बात हमने की कि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं तो वो प्रॉपर क्रिस्टल स्ट्रक्चर शो करेंगे जिसमें आयंस एक रेगुलर पैटर्न से अरेंज होंगे। फिर हमने बात की कि आयनिक कंपाउंड में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मोस्टली स्ट्रॉन्गर होती हैं। तो इन
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेकअप करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो इसी को हम उसका वो मेल्टिंग पॉइंट बोल रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होंगी उतना ही उनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होंगे। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि वाई आयनिक कंपाउंड हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो आपने उसका आंसर यही देना है सिंस वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट बिटवीन आयंस within a crystal lattice, a significant amount of energy is needed to break these forces. This is the reason why the melting point of ionic compound are generally very high. तो यहाँ पे आप इसकी रीज़न भी बता देंगे कि आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट क्यों हाई होते हैं। अब यहाँ पे आगे और क्या एक्सप्लेन किया गया है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दीज अट्रैक्टिव फोर्स ब्रेक डाउन एंड लेट द आयंस मूव फ्रीली, कि जब ये आयन मेल्ट होते हैं तो इनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस ब्रेक डाउन हो जाएंगी और ये आयंस हमारे पास फ्रीली मूव करेंगे। The melting point of ionic compound depend upon the charges present on the ion and their size. Again वही बात की जो हमने अपने previous topic में पढ़ी थी, उनके मैग्नीट्यूड के ऊपर और उनके डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। Higher the charges and smaller the ion size lead to stronger attraction. जितना ज़्यादा हाई चार्ज होगा, पॉजिटिविटी जितनी ज़्यादा होगी या नेगेटिविटी उसकी जितनी ज़्यादा होगी और आयन का स्मॉलर साइज होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगी और जितनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगी उनको ब्रेकअप करने के लिए उतनी ही एनर्जी चाहिए होगी और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हायर होगा। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, हायर चार्जेस और स्मॉलर आयन, हमने कहा कि सोडियम क्लोराइड, अगर हम सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट देखें तो सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट है 801 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे सोडियम के ऊपर +1 चार्ज जबकि क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसके अगेंस्ट एक और कंपाउंड मैं आपको बताती हूँ, आप उसका मेल्टिंग पॉइंट देखें और फिर कंपेरिजन करते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरा आयनिक कंपाउंड बताया है मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयनिक कंपाउंड है। अब यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम के ऊपर जो चार्ज होता है वो +2 चार्ज होता है जबकि ऑक्सीजन के ऊपर -2 और इसके अलावा इसका साइज भी मैटर करता है। अब यहाँ पे देखेंगे सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड ये भी है और इसका जो है वो 801 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी एक आयनिक कंपाउंड है और इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे ये जो बात की गई है ना कि जितना हायर चार्जेस होगा उतनी इनकी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के केस में यहाँ पे देख लें +2 चार्ज और -2 है ऑक्सीजन में, तो चार्जेस हाई हो गए इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो गया। जी स्टूडेंट, यहाँ पे तो मैंने आयनिक कंपाउंड को कंपेयर किया है, लेकिन अगर यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का कंपैरिजन हम करें पोटेशियम क्लोराइड के साथ, तो पोटेशियम क्लोराइड के केस में उसका मेल्टिंग पॉइंट सोडियम क्लोराइड की निस्बत लोअर होता है और वो कितना होता है। अब यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड ये भी एक साल्ट है और सोडियम क्लोराइड भी एक साल्ट है। सोडियम क्लोराइड का 801 है जबकि पोटेशियम क्लोराइड का 770 है। तो सोडियम क्लोराइड का पोटेशियम क्लोराइड की निस्बत ज़्यादा होता है और उसकी रीज़न क्या है। देखें, सोडियम क्लोराइड के केस में सोडियम का साइज पोटेशियम की निस्बत छोटा है। अब यहाँ पे हमने ये बात की थी ना, स्मॉलर आयन साइज, जितना उसका स्मॉलर साइज होगा उतनी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी और उतना ही उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आप इसकी रीज़न भी बता सकते हैं, विद एग्जांपल भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सोडियम का साइज़ पोटेशियम की निस्बत छोटा है और जितना आयन का साइज़ छोटा होगा उतनी स्ट्रॉन्गर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगी और उतना इसका मेल्टिंग पॉइंट हायर होगा। तो यहाँ पे यह मैंने आपको इस चीज़ को एग्जाम्पल दे के भी एक्सप्लेन कर दिया है। जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयनिक कंपाउंड। जो आयनिक कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्यों करते हैं। अभी हमने जब बात की थी कि आयनिक कंपाउंड उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। अगर तो इन आयनिक कंपाउंड को हम मेल्ट करेंगे तो ये आयनिक कंपाउंड में उनके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन वो फ्री स्टेट में आ जाएंगे, फ्रीली मूव करेंगे। तो जो भी आयन फ्री मूव करते हैं वो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का कॉज बनते हैं। या आयनिक कंपाउंड को अगर वाटर में डिसॉल्व करें, वाटर में डिसॉल्व करने का अगेंस्ट यही का मकसद होगा कि वाटर में जब इसको डिसॉल्व करते हैं तो वो अपने फ्री स्टेट में आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। जब तक वो अपनी सॉलिड स्टेट में है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सॉलिड स्टेट में उनकी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो अपना क्रिस्टल लैटिस बनाया हुआ है, वो तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कंडक्शन ऑफ चार्जेस है। जब वो सारे चार्जेस एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंड है तो हाउ दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन however they start conducting electricity in molten state or when they are in dissolved in water। यहाँ पे दो सिचुएशन बताई गई हैं कि जब वो मोल्टन स्टेट अपनी पिघली हुई हालत में होंगे या उनको वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो उस वक्त वो इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे।
अब मोल्टन स्टेट में या वाटर में डिसॉल्व करने से एक्चुअली होता क्या है कि इनके आयंस फ्री हो जाते हैं और ये फ्री आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का कॉज बनते हैं. In the solid state, ions are held together by strong forces of attraction. They are not free to move and therefore cannot conduct electricity. तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि आयनिक कंपाउंड अपनी सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करते, तो आपने उसमें ये आंसर देना है. When ionic compound are heated to their melting points, their ions become free to move around and hence start conducting electricity. तो जब उनको मेल्टिंग पॉइंट तक हीट अप किया जाता है तो उनके आयंस फ्री हो जाते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. सिमिलरली when ionic compound are dissolved in water, जब उनको वाटर में डिसॉल्व किया जाए, the forces of attraction between ions break down and the ions are again free to move independently. कि क्या होता है जब पानी में डिसॉल्व करेंगे उन आयंस की आपस की फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाती हैं, ब्रेकअप हो जाती हैं, फ्री मूव आयन में आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा यहाँ पे जो आयनिक कंपाउंड की एक और प्रॉपर्टी बताई गई है, आयनिक कंपाउंड सर्व एज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज दे डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस व्हेन डिसॉल्व इनटू वाटर. तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स के तौर पे काम करते हैं. अब जरूरी नहीं है कि आपसे ये बातें ऐसी पूछी जाएं, आपसे जो है वो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज भी पूछी जा सकती हैं. क्या आप जो है वो आयनिक कंपाउंड की कोई सी 2 या 3 प्रॉपर्टी बताएं, तो उसमें आपने जो इसकी प्रॉपर्टीज बतानी है आप इसमें कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड आर दी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे आर इन मोल्टन स्टेट और डिसॉल्व इन वाटर. फिर इसमें आप बता सकते हैं दे आर दी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये इसकी जो एक प्रॉपर्टी आ गई. इसके अलावा आयनिक कंपाउंड की और प्रॉपर्टी में देखें तो दे आर दी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, दे शो द स्पेसिफिक अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जिसको हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं. तो ये सारी आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज हैं जो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. जी नेक्स्ट आते हैं क्विक चेक की तरफ. हाउ द आयंस प्रेजेंट इन सोडियम क्लोराइड अरेंज देमसेल्फ टू फॉर्म अ क्रिस्टल लैटिस. सोडियम क्लोराइड आयन किस तरीके से अरेंज करते हैं कि इनका क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर बन जाए. तो ये अभी ऊपर जो हमने देखा है, अपनी एग्जाम्पल पढ़ी अपने प्रीवियस टॉपिक में, तो उसमें ये इसका सारा आंसर है, आप उसको वहीं से कंसर्न करेंगे. जी नेक्स्ट है, डू यू एक्सपेक्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड टू बी हायर और लोअर देन सोडियम क्लोराइड. आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पोटेशियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट सोडियम क्लोराइड की निस्बत हायर होगा या लोअर होगा. तो मैंने जब ये टॉपिक पढ़ाया है मैंने उस वक्त भी एक्सप्लेन किया, अब दोबारा इसका आंसर एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री है जबकि पोटेशियम क्लोराइड का 770 है. तो इसका मतलब हुआ कि पोटेशियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट सोडियम क्लोराइड की निस्बत कम होता है, लोअर होता है. और इसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि पोटेशियम का साइज़ सोडियम से बड़ा होता है और जितना साइज़ बड़ा होगा उतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी और वीक होगी तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा. तो ये आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो जैसे जैसे पोटेशियम आयन जो है वो सोडियम की निस्बत बिगर होता है तो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो वीक होंगी और मेल्टिंग पॉइंट भी इसका सोडियम क्लोराइड की निस्बत लो होगा. जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए. थैंक यू. दुआओं में याद रखिए. अल्लाह हाफिज़.